एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं शालिनी शर्मा एक बार फिर आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। हम ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या समझ में आ रहा है? ह्यूमन कोई भी पर्सन, कोई भी एक इंडिविजुअल, कोई भी एक नहीं, काफी सारे इंडिविजुअल और उनका रिसोर्सेज। अच्छा, हमने अभी तक जितने भी चैप्टर्स पढ़े वो किसी ना किसी तरीके से लिंक कर रहे थे हमें दूसरी चीजों से। जैसे हम ह्यूमन और लैंड, ह्यूमन इंडस्ट्रीज, ह्यूमन या कोई भी काम, कैसे भी काम, मगर हम दो चीजों को क्लब कर रहे थे, दो लोगों को, ह्यूमन और दूसरे रिसोर्सेज से उसे क्लब कर रहे थे कि कैसे काम होता है। और हम यहां ये बता रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या होती है। ह्यूमन रिसोर्स से क्या आपको समझ में आ रहा है? देखिए, जैसे कि मैं हूं, मैं खुद के ऊपर लेती हूँ। एज अ टीचर मैं क्या कर रही हूँ, आपको एसएसटी टीच कर रही हूँ। कोई और टीचर होगा, वो शायद मैथ्स पढ़ाएगा, दूसरा टीचर इंग्लिश आपको पढ़ा रहा होगा। डिफरेंस है। मेरे जो स्किल्स है वो क्या है, एसएसटी में। दूसरे टीचर का स्किल होगा मैथ्स में या साइंस में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री में। तो वो डिपेंड करता है कि हम अपने स्किल्स को किस तरीके से यूज में लेते हैं, कैसे उनको काम में ले रहे हैं और हम उसको कैसे ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, एनहेंस कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज है। किसी के स्किल्स है कि कोई स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, हो सकता है कोई दूसरा इंडिविजुअल पर्सन वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा नहीं हो, कुकिंग में अच्छा हो। मेरी मम्मी किसी एक चीज की कुकिंग के लिए बहुत ज्यादा दाल बाटी बना रही, बहुत अच्छा बना रही। हो सकता है मेरी फ्रेंड की मम्मा चावल या इडली या सांभर कुछ और बहुत ही अच्छा बनाती हो। वो उनकी स्किल पे डिपेंड करता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, मतलब किसी भी अपने दिमाग से कोई अच्छी चीज, कोई स्किल को इम्प्रूव करना और उसे यूज करना। सबसे पहली चीज है उसे यूज करना। कोई स्किल है, मान लीजिए मुझे ड्राइंग करनी बहुत अच्छी आ रही आती है, मगर ना मैं उसको कभी मैंने ड्राइंग करी, ना मैंने उसके बारे में कभी सोचा, ना मैंने किसी और को सिखाया, ना मैंने और अच्छे से उसे इम्प्रूव करने की कोशिश की। तो ये क्यों ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि वो स्किल मेरी काम ही नहीं आ रही किसी भी तरीके से। ना मेरे लिए काम आ रही है कि मैं उससे अर्न कर पा रही हूँ, किसी को कुछ सिखा रही हूँ और अर्न कर रही हूँ, ना दूसरों को मैं सिखाने में काम में ले रही हूँ। तो मेरी स्किल वो यहीं दबकर रह गई है, वो कोई यूज नहीं आ रही। तो ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं हुआ। ह्यूमन रिसोर्स वही हुआ जिससे आप कुछ गेन भी कर रहे हो, है ना। और इस ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या क्या चीजें हो सकती है, ये एक अल्टीमेट रिसोर्स है, ये हमारी बुक में अल्टीमेट रिसोर्स क्यों बने, उसके बिना कुछ भी नहीं। हम किसी भी चीज को यूज नहीं कर सकते। हम कोई इंडस्ट्री ओपन कर रहे हैं, मगर हम उसे कैसे यूज करेंगे जब तक हम अपने स्किल्स पे वर्क नहीं करेंगे। अब बैठे बैठे तो आप पैसा, कितना भी पैसा हो और आप बैठे बैठे उसे खत्म कर सकते हो इजीली, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। उस पैसे का भी यूज करना आना चाहिए, ये भी एक स्किल है, उस पैसे को भी यूज करना आना चाहिए। ये चीजें, ये जो ह्यूमन रिसोर्स है, किन चीजों पे डिपेंड करती है? हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल। हेल्दी क्यों? एक ही वर्ड है, हेल्दी क्यों? जब तक कि वो हेल्दी नहीं होगा, वो उस स्किल का यूज नहीं कर सकता, उस रिसोर्स का यूज नहीं कर सकता। बहुत बीमार है या बहुत ज्यादा बूढ़ा है या बहुत ही छोटा एज का है, तो वो उस स्किल को यूज कैसे करेगा? वो कैसे समझेगा कि मैं ये चीज कर सकता हूं, मैं ये चीज समझ सकता हूं, या मैं ये चीज नॉलेज किसी और को दे सकता हूं? ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा उसके लिए। फिर है एजुकेटेड। एजुकेटेड में इसमें ये नहीं है कि आप एमए, बीएड या कुछ बीएसटी कर ले, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेटेड मतलब उस चीज की नॉलेज होना, जिस चीज के बारे में हम बता रहे हो। अगर कोई मैथ्स का टीचर, उसे यही नहीं पता कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, डिवीजन क्या है, या फिर अरिथमेटिक क्या है, अलजेब्रा क्या है, तो वो कैसे आपको कुछ बताएगा? किसी और को कैसे बताएगा? या वो उस चीज से कोई अच्छी चीज खुद के लिए भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जो एजुकेशन है वो यूज आ रही हो। फिर मोटिवेटेड पीपल, जब खुद से मोटिवेट होगा वो सिखाने के लिए, तभी तो आगे बढ़ेगा। अगर वो मोटिवेटेड ही नहीं है, कोई आदमी है वो बैठा है, वो बाहर देख रहा है, उसे लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है कि मैं वहां फैक्ट्री ओपन कर लूं, ये हो सकता है एक इंडस्ट्री बना लूं, ये कर लेता हूं, मैं टीचिंग का काम कर लेता। आप बैठे बैठे सोचते रहेंगे, फिर आप दूसरे दिन नहीं, थोड़ी देर बाद मैं सो लेता हूँ,
खाना खा लेता हूँ, फिर उठ जाता हूँ, सोच लेता हूँ, फिर सो लेता हूँ, टीवी देख लेता हूँ, मोबाइल देख। उसने तो कुछ किया ही नहीं, ना वो खुद से मोटिवेट हुआ, ना दूसरों को मोटिवेट किया उसने कुछ नया करने के लिए, कुछ नए डेवलपमेंट करने के लिए, कोई इन्वेंशन करने के लिए उसने तो कुछ किया ही नहीं। तो वो कोई मोटिवेटेड पीपल नहीं है, वो सोच ही रहा है बस, वो उसने कुछ किया नहीं। तो इन सब चीज करने के लिए एक एक्टिव होना, माइंड या फिजिकली आपको एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है इस रिसोर्स को यूज करने के लिए, ह्यूमन रिसोर्स को यूज करने के लिए। हमने देखा हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल और उनका स्किल कैसे किन चीजों से वेरी करता है, डिफर होता है। पर आने वाले ना हर आदमी बहुत एक दूसरे से बहुत अलग है। मैं कुछ सोच रही हूँ, हो सकता है दूसरा सामने वाला आदमी उसके बारे में बिल्कुल अलग सोच रहा हो। किन किन बेसिस पे, क्या रीजन हो सकता है इसका? एक हो सकता है लेवल, उसका लेवल क्या है, उसके सोचने का लेवल क्या है, उसके रहने खाने पीने का लेवल क्या है, ठीक है, वो कैसे कैसे वो अभी तक जो उसकी जो बड़ा हुआ है वो कैसे बड़ा हुआ है, कैसे एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ है, ये चीज बहुत इफेक्ट करती है। एज, बहुत एक छोटा बच्चा है वो अपने तरीके से सोचेगा, फिर 15 या 20 ईयर्स का कोई एडल्ट है वो किसी और तरीके से सोचेगा, 20 to 30, 35 का जो कोई ह्यूमन होगा वो किसी और तरीके से, एक लेवल। छोटा बच्चा है वो इतना ही सोच सकता है कि वो खिलौने से रिलेटेड बात कर लेगा आपसे, खिलौने से रिलेटेड उसको जितनी नॉलेज होगा वो बता देगा, उसमें भी वो कुछ नया करने की कोशिश करेगा कि वो इस कार का ये बैटरी हटा के मैं इसमें ये जोड़ दूं, या उस डॉल के बाल ऐसे बना दूं, ये उसका तरीका है। फिर उससे बड़ा जो आदमी है वो शायद सोचेगा कि मैं नया कोई बिजनेस कर लूं, एक एज के बाद मैं बिजनेस करूं, फिर लगता है नहीं ठीक है जॉब कर। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है कि उसकी सोच जैसे जैसे बढ़ रही है, उसकी जो एज जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे उसके सोचने और समझने का जो लेवल है वो भी चेंज होता जा रहा है। सेक्स, लड़की या फीमेल या मेल, क्यों डिफरेंस है? एक बचपन से हमने जो सोच रखा है वो ठीक है कि वो आप कुकिंग है तो वो लड़कियां ही अच्छा बनाती है, ऐसा मुझे तो पर्सनली नहीं लगता। लड़के भी जो कुक करते हैं वो बहुत ही डिलीशियस फूड बना सकते हैं लड़कियों से बेहतर, और लड़कियां जो जॉब करती हैं वो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत स्मूथली काम कर सकती है लड़कों से ज्यादा। किसी भी स्कूल में देखिए आपको टीचर्स में फीमेल ज्यादा नजर आएंगी बजाय कि किसी मेल की, प्रोफेसर्स के। क्यों? वो बहुत टैकल कर सकती हैं बच्चों को, चिल्ड्रन को, किड्स को बहुत सॉफ्टली टैकल करती हैं। और मेल्स में ये चीज नहीं होती, वो थोड़े रफ एंड टफ होते हैं। तो वो जो टच होता है, वो जो सॉफ्टनेस होती है, जो मदरली फीलिंग होती है, वो बच्चे को किससे मिल रही? एक फीमेल टीचर से बजाय कि किसी मेल टीचर से। तो ये डिपेंड करता है वो जो रिसोर्स है वो कैसे हो रहा है, फीमेल रिसोर्स एक स्कूल में, एक कॉलेज में। क्यों? क्योंकि वो उस चीज में बहुत बेस्ट है, फीमेल। क्या हो रहा है इन सब चीजों से? लैंड, लेबर और कैपिटल। क्या मतलब है लैंड, लेबर और कैपिटल? लैंड जो एरिया है, जो जिस जगह वो काम कर रही है उसका, उसमें प्रोग्रेस हो रही है। कैपिटल पैसों में प्रोग्रेस हो रही है। ह्यूमन रिसोर्स अगर काम कर रहा है तो किसी एक जो लेवल है उससे तो ऊंचा ही बढ़ेगा ना। अगर आप कोई काम करोगे, आपको सैलरी मिलेगी, तो आप अगर आप 10 रुपीज खर्च करते हैं तो शायद आप 30 करोगे, 40 करोगे या 50 करोगे। इससे क्या हो रहा है? आपका लेवल इंक्रीज हो रहा है, आपका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहोगे किसी स्कूल को ओपन करना इसी रिसोर्स से, तो आप क्या सोचोगे? 10 और टीचर को लूं, 10 बाईजीज भी रख लूं, 10 कोई एडमिन में आदमी रख लूं जो मेरी एडमिशंस कराए। आप क्या कर रहे हो? लेबर्स को रख रहे हो, उनको पे कर रहे हो, इनडायरेक्टली आप उन्हें फीड कर रहे हो, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज एक अल्टीमेट रिसोर्स है और बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर एरिया में जितने लोग रहते हैं जरूरी तो नहीं दूसरी पर्टिकुलर एरिया में भी उतने ही लोग रहते हो। अगर दिल्ली में एक पॉपुलेशन है तो मुंबई में सेम हो, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। बैंगलोर में सेम हो नहीं है, हिमाचल में सेम हो नहीं। क्यों? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ये। रूरल एरिया में आप देखोगे तो वो किसी काम को लेके, जैसे मान लीजिए
आप इसको ह्यूमन स्किल से भी जोड़ सकते हैं कि रूरल एरिया में अगर वो पेड़ों की कटाई में या फिर गाय भैंस को रखने में, कैटल्स को रखने में, दूध निकालने में जितने ज्यादा अच्छे से वो काम करेंगे, एक अर्बन एरिया का लड़का या बच्चे लड़कियां नहीं कर पाएंगे। अगर वो अर्बन एरिया वाले टेक्निकली बहुत ज्यादा अच्छे से इंटेलिजेंट है, समझते हैं बातों को, नॉलेज है उनको, तो वो रूरल एरिया में नहीं। वही डिस्ट्रीब्यूशन, रूरल एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन एरिया के डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत वेरी करता है, बहुत डिफरेंस। हमारी बुक में बताया 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, उसमें से 20 पीपल, जो 20 बाकी के लोग हैं वो हर एक दूसरे से बहुत अलग हैं, बिल्कुल डिफरेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वेरी कर रहा है एक दूसरे से। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है 100% अब लेते हैं, 70% वहां क्या है, लैंड। 10% ही है जिस एरिया, पूरे 70% में से 10% एरिया ही जहां लोग रह रहे हैं। बहुत ह्यूज है। आप सोचोगे ये क्यों इतना एरिया, क्योंकि वहां रह ही नहीं सकते। वो जो एनवायरनमेंट है वो सुटेबल ही नहीं है, वो कंडीशंस जो है वो एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है कि वहां कोई रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, क्यों, वहां कोई लाइफ ही नहीं है, पॉसिबिलिटीज ही नहीं किसी लाइफ की। रीजन, बहुत ज्यादा माउंटेन पे, बिल्कुल ऊंची पहाड़ियों पे नहीं रह सकते, हिल्स पे नहीं रह सकते, डेजर्ट एरिया नहीं रह सकते। अब ये कच्छ के रन में कोई रहना थोड़ी चला जाएगा, कालाहारी या थार में डेजर्ट में कोई रहने नहीं जाएगा, एवरेस्ट में कोई रहने नहीं जाएगा, है ना। ये क्या रीजन है, यही रीजन है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे वहां का या तो वेदर एक्सट्रीम है या फिर वो सुटेबल ही नहीं, वो कंडीशंस किसी आदमी के, किसी पीपल के, किसी एक ग्रुप को रहने के लिए सुटेबल नहीं है वो कंडीशंस। इसलिए पूरे 70% लैंड में से जो 10% है वही पीपल रहते हैं, और उसमें से भी जो हाईएस्ट है चाइना। पॉपुलेशन में हम सब जानते हैं इंडिया जस्ट पीछे पीछे भाग ही रहा है, थोड़ा थोड़ा बस पहुंचने ही वाले। चाइना, चाइना के बाद इंडिया। ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इतने लोगों में, कैसे इतनी ज्यादा कंट्रीज में, इतने पूरे लैंड में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना। अब इसी में एक चार्ट दिया है हमें जिसमें एशिया को हाईएस्ट बताया। एशिया को हाईएस्ट कैसे, सबसे ज्यादा वहां पे, भाई एशिया सबसे बड़ा एरिया है अपना, तो एशिया में सबसे ज्यादा लोग रह रहे हैं, यूरोप में उसके बाद रह रहे हैं, अफ्रीका में रह रहे हैं, साउथ अमेरिका में रह रहे हैं, फिर नॉर्थ अमेरिका में रह रहे हैं, ठीक है, फिर ओशियाना क्या, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के जो कॉन्टिनेंट्स है छोटे छोटे, उसे ओशियाना बोलते हैं, लास्ट में ओशियाना। ठीक है, तो ये क्या बताया, एक चार्ट बताया जिसमें एशिया को सबसे ऊपर रखा गया। एक और चार्ट बताया जिसमें 100% में से 60% जो है, 100% में से 60% पॉपुलेशन जो है वो 10 कंट्रीज में ही आ जाती है। बाकी 190 कंट्रीज में, अब बाकी मान लीजिए 40%, मगर 60% 10 कंट्रीज के अंदर अंदर ही पॉपुलेशन हाईएस्ट, मतलब आप देखो 100 में से 60 तो 10 में ही आ गई, बाकी 190 कंट्रीज में तो बस 40% ही रह गई। हाईएस्ट वही चाइना, इंडिया। ठीक है, समझ में आई रहा, ये इस चार्ट में भी पूरा एक्सप्लेन किया गया हमारे बुक में। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ, जैसे ये मेरा हाथ है, हवा में जा रहा है आराम से, पानी में डालेंगे तो थोड़ा सा जोर लगेगा। फिर ऐसे किसी वैक्यूम जगह में जहां बहुत सारी चीजें रखी हो, बहुत सारे खिलौने, बहुत सारे कपड़े रखे हो, तो आप मूव कर सकते हो, नहीं मूव कर सकते। क्यों, क्योंकि डिपेंड करता है जो हमारे आसपास में जो मॉलिक्यूल्स हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ज्योग्राफी से अलग हो गया मगर समझ में आता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। तो अगर हवा में रखेंगे तो वो कम है, पानी में थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादा जहाँ पे चीजें रखी है, कोई कपड़े रखे हैं या फिर आपके कोई भी चीज, बर्तन है, या ये मान लीजिए इससे भी मैं टकराऊंगी तो नहीं आगे बढ़ेगा ना, वही रीजन है। वैसे यहां बताया डेंसिटी, तो कितनी डेंसिटी है भाई, 51% पीपल
पर स्क्वायर किलोमीटर में है। वो कहाँ? साउथ सेंट्रल एशिया। साउथ सेंट्रल एशिया अपना इंडिया पाकिस्तान वाला एरिया ही है। इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान ये जो है ना साउथ सेंट्रल, वो उसी में ही आता है। क्यों क्यों है भाई इतना ज्यादा? क्यों है? नंबर ऑफ पीपल क्यों? क्योंकि यहाँ रहते हैं इतने, नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप बोलोगे कि एक जगह एक गांव है, पर स्क्वायर किलोमीटर में हम देख रहे हैं वहां पे तो कोई 100 घर है। थोड़ी सी दूर आगे जा रहे हैं तो वहां भाई रिवर है या आसपास पानी नहीं है या खेत वाली जगह है, तो वहां तो कोई भी नहीं रह रहा। तो हम काउंट कैसे करें? हमें समझ में कैसे आएगा कि उस पर्टिकुलर एरिया का, उस गांव का, उस टाउन का, उस सिटी का इतनी डेंसिटी है जो पॉपुलेशन की, कैसे समझ में आएगा? क्यों? इसीलिए हम क्या करते हैं, ओवरऑल कंट्री का स्क्वायर किलोमीटर निकाल लेते हैं। फिर क्या करते हैं, वर्ल्ड का स्क्वायर किलोमीटर निकाल देते हैं। जो हमने निकाला 51% पर स्क्वायर किलोमीटर, 51% पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। तो हाईएस्ट कहां निकल रहा है? साउथ सेंट्रल एशिया। तो हमने क्या किया, क्या अब ऐसे तो नहीं है कि हम छोटी सी जगह का निकाले फिर एक छोटी सी का, इतना तो नहीं कर सकता काम कोई। तो हम क्या कर रहे हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर का पूरी कंट्री का निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10 हो सकता है, उस जगह पे 10 घर हो, मगर आगे जाते खाली खेत है या खाली प्लॉट है या वो जगह माउंटेन है, नहीं रह सकता कोई, तो वहां तो एक ही घर है। तो ये तो हम करेक्ट नहीं निकलेगा हमारा कैलकुलेशन। तो हम क्या कर रहे हैं, पूरा स्क्वायर किलोमीटर पूरा ही देख रहे हैं कितना होता है। तो हमारा क्या आंसर आ रहा है, क्या पता चला? साउथ सेंट्रल एशिया, इस वाली जगह में हाईएस्ट डेंसिटी है पॉपुलेशन की। आया समझ में? नहीं आता कुछ, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दे मुझे कि ये टॉपिक मुझे वापस से बताना है, मैं वापस एक्सप्लेन कर दूंगी। एक बार वापस देखिएगा। हेल्दी, एजुकेटेड, मोटिवेटेड पीपल जो होते हैं, जो स्किल्स होती है उनकी भी ह्यूमन रिसोर्स कहलाती है। किस पे डिपेंड करेगा? लेवल, एज, सेक्स डिपेंड करता है वो कैसे लैंड को, लेबर को, कैपिटल को बढ़ाते हैं। आगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि एक एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो 70% लैंड में 10% पीपल ही रहते हैं। हाईएस्ट है चाइना और इंडिया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है? 51% पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट साउथ सेंट्रल एशिया। अब जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन। एक एरिया में कितना पॉपुलेशन है, ये किन किन चीजों से बहुत फर्क पड़ता है, क्या डिफरेंसेस आते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे तो जरूरी नहीं है कि वही सेम पॉपुलेशन रेट हो जो किसी और जगह की है। इंडिया का जो पॉपुलेशन रेट है वो चाइना का नहीं है, चाइना का जो है पाकिस्तान का नहीं है, या फिर श्रीलंका का नहीं है, अमेरिका का नहीं है, यूके का नहीं। इन सब रीजन का बहुत, इसका एक रीजन है, इन सब जो चेंजेस हैं उसका बहुत बड़े रीजंस है। और वो जो रीजंस है वो क्या है वो हम बताते हैं। टोपोग्राफी क्या होता है बच्चों? एक प्रॉपर प्लेन एरिया में कोई भी रहना चाहेगा, या बिल्कुल एक्सट्रीम माउंटेन्स में, या फिर डेजर्ट एरिया में, कैसी जगह पे रहना चाहेगा। अगर आप अच्छा वेल मेंटेन्ड लाइफ अगर आप जीना चाहते हो तो मोस्टली आप वैसी जगह पे रहोगे जहां पे ना प्लेन्स हो, ना तो बहुत ज्यादा हिली एरिया हो, माउंटेन हो, या फिर बिल्कुल जो बिल्कुल प्लेन नहीं है, डेजर्ट एरिया, ऐसी जगह पे हम नहीं रहना चाहेंगे। इसलिए जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि आपको वहां पे सब कुछ मिल रहा है। आपको प्लेन एरिया में क्लाइमेट भी अच्छा मिलेगा, आपको वेदर भी अच्छा मिलेगा, एटमॉस्फेयर भी अच्छा मिलेगा, पानी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए वो एरिया जो प्रॉपर प्लेन्स पे हो ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं बजाय कि रेदर देन द माउंटेन्स। हिमालय जो है वो इतना पॉपुलेटेड नहीं है जहां की गंगा प्लेन्स है इंडिया के। क्यों? क्योंकि वहां वाटर अवेलेबल है, फर्टाइल आपकी सॉइल मिल जाती है, वेदर बहुत अच्छा है, फ्रेश वाटर अवेलेबल है, राइट। द सेकेंड टॉपिक इज देन क्लाइमेट। क्लाइमेट भी बहुत ज्यादा अच्छा। क्यों भाई? आप बिल्कुल ठंडे पोलर एरिया में या पोलर रीजन जैसे कि रशिया में है वहां तो हम जाएंगे नहीं। हम ऐसी जगह पे रहना पसंद करेंगे जहां पे मॉडरेट क्लाइमेट, ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में ना बिल्कुल लो। अब सहारा या थार में हम रहना नहीं चाहेंगे,
हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पे बहुत अच्छा क्लाइमेट हो। जैसे कि आप इंडिया में देखो तो बैंगलोर, मुंबई, ऐसी जगहों पे बहुत अच्छा पॉपुलेशन है। रीजन उसका ये है क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है ना, बहुत एक्सट्रीम ठंड जैसे हिमालयस, कश्मीर की तरह, बहुत ज्यादा गर्मी राजस्थान की तरह ऐसा नहीं है। देन सॉइल, सॉइल तो बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्टाइल सॉइल हो गई, सुटेबल लैंड फॉर्म होगा एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे लोग ज्यादा रहने के लिए जाएंगे। गंगा ब्रह्मपुत्रा जो एरिया है वहां पे जरूर रहने जाएंगे। नाइल इजिप्ट में, क्यों? क्योंकि फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, वहां का सॉइल बहुत अच्छा है, वहां का एग्रीकल्चर करने में बहुत इजी रहता है लोगों को, फार्मर्स को। अब आप एग्रीकल्चर में अगर आप ग्रो कर रहे हो, अगर फार्मर्स अपना जो खेती का काम है अच्छे से कर पा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी इनकम भी बहुत अच्छी होगी, वो सोर्स बहुत अच्छा होगा। तो फिर वो क्यों नहीं जाएंगे कि वहां रहे? क्योंकि फूड भी आपको मिल रहा है और आपको आपका पैसे भी मिल रहे हैं, आपको एक वेजेस, एक कमाई का जरिया, एक इनकम का जरिया भी प्रोवाइड कर रही है वो सॉइल। फिर है हमारा वाटर, फ्रेश वाटर, जहां पानी पीने का मिलेगा। तो आप देखिए जंगल में भी जो एरिया पानी या नदी या पॉन्ड, लेक वाला जो एरिया, वहां जानवर भी रहना पसंद करते हैं। उस एरिया में जानवर भी आते हैं और रहना पसंद करते हैं। तो जो आप पीपल, नॉर्मल हमारे जैसे लोग हैं, वो तो ऑब्वियसली वैसी जगह जहां फ्रेश वाटर अवेलेबल हो। डेजर्ट एरिया में क्या है, इतना फ्रेश वाटर नहीं है, इनफैक्ट वाटर ही नहीं है, तो वहां पे क्या होता है, रेयरली पॉपुलेटेड होता है, बहुत कम एरिया जहां पे पानी अवेलेबल है, सिर्फ उसी एरिया में हमें पॉपुलेशन मिलेगी या कुछ लोग मिलेंगे। अदरवाइज जहां फ्रेश वाटर मिलता है वहां पे लोग रहना पसंद करते हैं। मिनरल्स, मिनरल से वही बात है, सेट जो पीपल है, अगर इंडस्ट्रीज वहां सेट होगी, आपका इनकम का सोर्स आपको मिल रहा है, तो क्यों नहीं लोग वहां पे रहेंगे, सेटल होंगे, ऑब्वियसली वहीं रहना चाहेंगे। तो हमारे क्या क्या थे? टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल, वाटर एंड मिनरल्स। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स। हम आदमी जो ह्यूमन बीइंग होता है वो बहुत सोशल होता है। सोशल कैसे होता है? हमें लोगों से आपस में बात करना, मिलना जुलना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जो कल्चर है वो ऑब्वियसली इफेक्ट करेगा। सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक, इकोनॉमिक कैसे? वेज, पैसा, इनकम। सोशल में अगर आप देखो तो एजुकेशन इसके अंदर आती है, हाउसिंग इसके अंदर आ जाता है, हेल्थ फैसिलिटी इसके अंदर आ जाती है। जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताऊं तो इंडिया में पुणे। एजुकेशन के लिए अगर आप कहीं बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि कोई अच्छी जगह रहे जहां हम बच्चों को स्कूल भी अच्छी तरह भेज सके, वहां हेल्थ फैसिलिटीज, इट मीन्स हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल हो, डॉक्टर्स, अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हो, और हमें रहने के लिए भी वहां फैसिलिटी मिल जाए, हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे, खाने पीने की चीजें भी आराम से अवेलेबल हो, तो वो जगह लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। आप खुद पे लेके देखिए, अगर आप कोई फ्लैट लेना चाहोगे तो आप कैसी जगह पे ले, या आप कोई घर या बंगलो बनाना चाहोगे तो एरिया आप देखोगे ना कैसे लोग रहते हैं, क्या वहां पे स्टेशन क्या पास है, हॉस्पिटल्स पास है, क्या स्कूल पास है? हमेशा वैसी ही जगह पे लोग रहना पसंद करेंगे जहां इन सब चीजों की फैसिलिटी हो। देन कल्चरल, कल्चरल में क्या आ जाता है, जैसे वाराणसी हो गया, वेटिकन सिटी हो गया। क्यों वाराणसी? बहुत कल्चरली डेवलप्ड है वो जगह। अब वहां पूरे इंडिया के लोग आप देखोगे तो देख जाते हैं वाराणसी, क्यों जाएंगे? कल्चरली बहुत डेवलप्ड है, वहां मंदिर भी है, वहां के लोग देखो, वहां पंडित भी है, वहां गंगा घाट भी है, तो लोगों को वो चीजें बहुत अट्रैक्ट करती, अच्छा लगता है वैसी जगहों पे रहना, वैसी वेटिकन सिटी में है। इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर में आ गया इंडस्ट्रियल एरिया, एम्प्लॉयमेंट है, आपको अच्छा खासा इनकम मिल रही है। ओसाका, मुंबई में देख लीजिए, या ओसाका में देख लीजिए, जापान में देख लीजिए, क्यों है वहां पे पॉपुलेशन? क्यों? क्योंकि वह इंडस्ट्रियल एरिया है। अभी लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, इंडस्ट्रीज क्या करती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती, लोगों को इनकम देती है। वहां रहना, उसमें कौन हेल्प करता है? गवर्नमेंट भी हेल्प करती है आपकी, जितना उससे हो सकता है। तो क्यों नहीं लोग वहां पे रहना चाहेंगे? ठीक है। देन पॉपुलेशन चेंजेस, एक एरिया में सेम पॉपुलेशन नहीं होता, दूसरे एरिया में वही सेम पॉपुलेशन नहीं होता। इसका क्या रीजन? क्यों हमारा जो चाइना और इंडिया है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, और क्यों नहीं ऑस्ट्रेलिया, रशिया, अमेरिका, क्यों नहीं?
अंटार्कटिका क्यों नहीं है, आर्कटिक क्यों नहीं है? चलो अंटार्कटिका आर्कटिक का तो अपन को समझ रहा था, पोलर रीजन जो भी होंगे वहां पे लोग इतनी जल्दी जाना ही पसंद नहीं करेंगे। इनफैक्ट आप 1 या 2 दिन से ज्यादा वहां निकाल ही नहीं सकते, बिल्कुल वहां तो जाना मतलब खतरे से खाली नहीं है, ऐसी जगह आप मान सकते हो, इतनी ज्यादा वहां ठंड पड़ती है। तो ये जो पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट पे डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, इसका एक फॉर्मूला होता है, जो लाइव पर्सन बर्थ जो है पर 1000 पीपल, हर 1000 लोगों में कितनी डेथ रेट, कितने लोग कितनी बर्थ, कितने लोग जन्म ले रहे हैं, डेथ पर 1000 पीपल, ये क्या हुआ, वो हमारी डेथ रेट। क्या है डेथ रेट? डेथ पर 1000 पीपल। बर्थ रेट, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है 1000 लोगों में, उन 1000 लोगों के बीच में कितने लोगों की डेथ हो रही है उन 1000 लोगों के बीच में, और उन सबका जो डिफरेंस बिटवीन बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट को क्या बोलेंगे? नेचुरल ग्रोथ रेट। एक बार फिर बता देती हूँ, एक जगह पे एक सिमिलैरिटी में तो लोग नहीं बर्थ लेते कि यहाँ पे 10 हुए हैं तो अब चलिए वहां छोड़ दो, अब 10 बाकी के गांव में होंगे, 10 बाकी के टाउन में होंगे, 10 बाकी के कंट्री में। ऐसा तो नहीं, एक स्पेसिफिक टाउन, एक स्पेसिफिक टाइम होता है पॉपुलेशन के चेंजेस का, एक स्पेसिफिक टाइम होता है। कैसे? देखिए, अगर मान लीजिए 1000 लोगों में हम मानते हैं कि 10 लोगों का जन्म हुआ, इस वही 1000 लोगों में 20 लोगों का डेथ हुई है, तो क्या हुआ? बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है। वैसे ही किसी जगह पे डेथ आपकी बहुत ज्यादा कम हुई है, बर्थ ज्यादा हुआ है, तो डेथ रेट कम है और बर्थ रेट ज्यादा है, और इन दोनों के जो डिफरेंस बिटवीन होगा वो नेचुरल ग्रोथ रेट कहलाता है। नेचुरल ग्रोथ रेट। पॉपुलेशन चेंजेस होगा, क्यों होगा? हर एक स्पेसिफिक टाइम में पॉपुलेशन चेंज तो होगा ही भाई, पूरे वर्ल्ड का होगा, एक कंट्री या सिटी का नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड का होता है। अब स्टेबल तो रहता नहीं है कि हमेशा वो हम चाहते हैं कि हमारा 1 लाख है तो वो 1 लाख ही बना रहा है, 100 करोड़ है तो हमारा 100 करोड़ ही बना रहा है, ऐसा तो बिल्कुल ही पॉसिबल। चेंजेस क्यों हो रहे हैं? डेथ के कारण हो रहे हैं, बर्थ के कारण हो रहे हैं, दोनों ही चीजों के कारण चेंजेस हो रहे हैं। क्यों डेथ? भाई एक्सट्रीम लेवल पे डेथ क्यों हो जाती है? कोविड के टाइम की आप देखिए तो एक्सट्रीम डेथ हुई, क्यों? क्योंकि उस टाइम हमें वो फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, हेल्थ की फैसिलिटी नहीं मिल रही थी, हमें पता ही नहीं था कौन सा वायरस है, डॉक्टर्स को खोजने में बहुत टाइम लग गया। उन 2 सालों में जितने लोगों की जो आप डेथ रेट देखेंगे नॉर्मली, वो बाकी के सालों से बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि उसका रीजन है हमें वो फैसिलिटी नहीं मिली हेल्थ की जो मिलनी चाहिए थी। हमें पता नहीं वो कौन सी बीमारी, कौन सा वायरस था, तो हम कैसे इंजेक्शन उस टाइम इन्वेंट ही नहीं हुए थे, काफी टाइम बाद हुए, 2 साल का गैप हो गया। अब सब कुछ नॉर्मल चल रहा, अब सब कुछ स्टेबल। वही रीजन होता है डेथ रेट और इनका। पहले का मैं 80s के टाइम की बात बता रही हूँ। 80s के टाइम क्या था, आपकी डेथ रेट हाई पे हुआ करती थी, 1800s के टाइम हाई पे हुआ करती थी। क्यों? आपको जो फूड की सप्लाई वो प्रॉपर नहीं थी उस वक्त, हेल्थ फैसिलिटीज, डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते थे, बहुत जल्दी एग्रीकल्चर जो फार्मर्स थे उनको सुटेबल जो उनको टेक्नोलॉजीज चाहिए थी वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थी, अगर वो थी तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर पाते थे किसी भी चीज को, तो भाई डेथ रेट तो ज्यादा ही होगी ना, और आपकी बर्थ रेट भी ज्यादा ही थी। अब क्या होता है, 1804 के टाइम जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी स्टेबल होने लगती है, थोड़ी बिलियंस तक पहुंचती है। क्यों? क्योंकि आपको फैसिलिटीज मिलने लगी, डॉक्टर्स मिलने लगे, एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजीज आ गई, अब पता चल गया बीमारी का इलाज कैसा होता है, तो उस टाइम में क्या होने लगा, आपकी डेथ और बर्थ रेट में कंट्रोल होने लगा। लोगों को एजुकेशन मिलने लगी कि आपको पहले था 4 बच्चे ही अच्छे, अब फिर 2 बच्चे ही अच्छे, फिर अब तो बिल्कुल 1 पे ही आ गए। इसका रीजन क्या है? एजुकेशन। कि आपको अगर
5 साल का गैप नहीं दोगे, एक से एक बच्चा है, फिर 5 साल का गैप नहीं दोगे दूसरे बच्चे के लिए, तो वो जो गैप होता है, एक तो होता था पहले हर साल एक बच्चा हो रहा, तब क्या डेथ और बर्थ में कंट्रोल में कोई रेट में कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। अब क्या हो रहा है, अभी जो एजुकेशन मिल रही है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है इन चीजों के बारे में, तो इससे क्या हो रहा है, बर्थ रेट कंट्रोल हो रही है। डेथ रेट कैसे कंट्रोल हो रही है, फैसिलिटीज के थ्रू, है ना। रीजन क्या है, सेम यही है, बेटर फूड सप्लाईज मिलती है, अच्छा खाने को आप लोगों को मिल रहा है, अब तो आपकी अच्छा खाओगे तो आपकी डेथ जो रेट है वो ऑटोमेटिकली कम होगी। तो बहुत बहुत सारे रीजंस होते हैं इनके पीछे, मगर बात यह है डेथ रेट बर्थ रेट बिल्कुल स्टेबल नहीं होती, वो ऊपर नीचे होती रहती है, और दोनों के जो बीच का डिफरेंस है वो है नेचुरल ग्रोथ रेट, पूरे वर्ल्ड का नेचुरल ग्रोथ रेट। ठीक है, अब है हमारा टॉपिक एमिग्रेट्स लीव्स अ कंट्री लाइक सूडान, इराक। एमिग्रेट्स कोई लोग होते। अब हमने ये तो देख लिया कि कैसे हमें पॉपुलेशन का कैलकुलेशन करना है। अब ये भी तो हो सकता है कुछ लोग किसी रीजन से कमाने के लिए या पढ़ने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, भाई सालों से तो वहीं रह रहे हैं, मगर अब जैसे वो बड़े हुए पढ़ने के लिए कहीं और चले गए, या फिर वो क्या लग रहा है फैमिली को लेके, भाई मैं वहां काम करता हूँ, मेरा वहां एम्प्लॉयमेंट है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी की पूरी फैमिली लेके वहां जा रहा हूँ, तो आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया का तो आप निकाल नहीं पा रहे। तो ये जो माइग्रेशन होता है, एक जगह से दूसरे लोग जो जाते हैं, उससे भी डिफरेंसेस बहुत ज्यादा आ जाती है। तो जैसे कि एमिग्रेट्स है जो कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, सूडान में, इराक में, और भी बहुत ज्यादा अफगानिस्तान वगैरह, क्यों, क्योंकि वहां लड़ाई झगड़े ज्यादा हो रहे, फैसिलिटीज नहीं मिल रही लोगों को, एक प्रॉपर अपनी जिंदगी जीने के लिए फैसिलिटी नहीं मिल रही, तो वो क्या हो रहा है, वहां से एमिरेट्स लोग निकल रहे हैं। फिर है अपना इमिरेट्स, उसमें क्या होता है, अराइव इन अ कंट्री, लोग पहुंच रहे हैं यूएस से ऑस्ट्रेलिया, क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि वो जो एरिया है, वो जो जगह है बहुत सुटेबल है, एजुकेशन के पर्पज से देखिए, रहने के पर्पज से देखिए, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से देखिए, सैलरी के पर्पज से देखिए, किसी भी तरीके से आप देखो तो वो बाकी और जो हमारी इतनी कंट्रीज हैं उनसे एक बेटर लाइवहुड आपको प्रोवाइड कर रही है। कौन सी, यूएस से ऑस्ट्रेलिया। तो वहां क्या होते हैं, लोग जाते, तो हम उससे बोलेंगे इमिग्रेट्स। ठीक है, वो वहां पे लोग जा रहे हैं, माइग्रेट हो रहे हैं, कहीं और से लोग आ रहे हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, एक पैटर्न ही होगा ना जो फॉलो कर रहा होगा, पॉपुलेशन भी अपनी रेट ग्रो करने का या लेस करने का एक पैटर्न है। क्यों, केन्या में देखेंगे हम, वेरी करता है क्रॉस द वर्ल्ड, हर जगह अलग अलग पॉपुलेशन। क्या रीजन, क्या केन्या में देखिए हाई डेथ है प्लस बर्थ भी हाई रेट पे, अगर लोग वहां पे एक्सपायर हो रहे हैं, डेथ रेट ज्यादा इंक्रीज है, तो ऐसा नहीं है कि लोग जन्म लेने में कोई कमी छोड़ रहे, नहीं, वो उतना ही बर्थ रेट भी उनकी हाई है। आप एक एक घर में 8-8, 9-9 बच्चे देख लेंगे इजीली। तो यही यूके में आप जाओगे तो लो डेथ रेट, फैसिलिटीज हैं तो लोग डेथ रेट कम है लोगों की, बर्थ भी स्लो है। यूके में ऐसा नहीं है हर घर में 8 या 10 बच्चे हो, आपको किसी घर में 1 या 2 बच्चे भी मिलेंगे, जैसे इंडिया में 1 या 2 बच्चे भी मिलेंगे, और आपको एक घर में 8 या 7 बच्चे भी मिल सकते हैं। तो बहुत वेरी करता है, तो एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं है जो फॉलो करता है, वो क्या करता है, वेरी करता है अक्रॉस दी वर्ल्ड, हर जगह किसी ना किसी रीजन से वेरी करता है, किसी कल्चर से वेरी करता है, इकोनॉमिक फैक्टर है इसमें, कल्चरल फैक्टर है इसमें सोशल फैक्टर है, ये सब कुछ, ये जितने भी टॉपिक मैंने एक साथ लिए वो सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। आप एक बार वापस से देखेंगे तो वही चीज जो क्लाइमेट, सॉइल, वाटर, मिनरल है, सोशल, कल्चर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, वो सब कुछ यहाँ पे हर जगह वही चीज फॉलो हो रही है, वही रीजंस है जिसके कारण हम बर्थ और डेथ रेट में अलग अलग वेरी करती है अलग अलग जगहों पे। आज हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन कंपोजिशन। व्हाट इज पॉपुलेशन कंपोजिशन, क्या होता है इसका मतलब, द स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन, कोई भी किसी भी कंट्री का स्ट्रक्चर कैसे हम बताएंगे, उसके पॉपुलेशन का जो स्ट्रक्चर है ओवरऑल वो क्या है, मतलब हाउ क्राउडेड द कंट्री इज, एक कंट्री कितनी क्राउडेड है और किन किन कैटेगरीज से क्राउडेड है। ये जैसे कि देखिए बांग्लादेश और जापान दोनों ही
बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे पॉपुलेशन है वहां पे, बट इकोनॉमिकली जापान जो है वो ज्यादा डेवलप्ड है, राइट? बांग्लादेश से तो काफी ज्यादा डेवलप है। तो इस चीज को समझने के लिए हमें किन किन चीजों की, क्या क्या उस कंट्री की क्या क्या क्वालिटीज है, उसकी पॉपुलेशन की क्या क्या क्वालिटीज है, ये जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो हम उसको किस कैटेगरी में डिवाइड करें? एक पॉपुलेशन को किसी, अगर हमें कैटेगरीज में डिवाइड करना है ये जानने के लिए कि उसका ओवरऑल जो कंपोजिशन है वो कैसा है, तो हम किन किन कैटेगरीज को लेंगे? सबसे पहले लेंगे हम एज, देन सेक्स, लिटरेसी लेवल, इनकम, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन। तो हम एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल क्यों ले रहे हैं? एज की मतलब हम कैसे डिवाइड करेंगे? बिल्कुल इन्फेंट बच्चा है, 0 मंथ से लेके कब तक का? 5 साल का। एंड देन 6 ईयर से लेके वो हम जो डिवाइड करते हैं 6 ईयर से लेके 9 ईयर्स तक, फिर 10 ईयर से लेके 14 ईयर्स तक, 15 ईयर्स से लेके 21 ईयर्स तक हम ऐसे डिवाइड करेंगे कि किस कैटेगरी में कितने कितने पर्सन है एक उस पर्टिकुलर कंट्री में। एंड देन सेक्स मतलब फीमेल और मेल, वो जो एज है उस एज में फीमेल कितनी है और उसी जो एज ग्रुप है उसी में मेल कितना है, ये इसका एक पूरा पिरामिड बनता है। ये इससे हमें बिल्कुल अच्छे से पता चल जाता है कि उसका कंपोजिशन क्या है उस कंट्री के पॉपुलेशन का। लिटरेसी लेवल, अब नॉर्मल कोई पढ़ा लिखा आदमी है मगर उसमें वो कोई काम नहीं कर रहा है तो उसका लिटरेसी लेवल हम बिल्कुल 0 ही मानेंगे। हम उसे उसके क्योंकि वो यूज नहीं कर रहा, जो उसकी नॉलेज है उसे वो यूज नहीं कर रहा है, तो वो 0 ही है। वो लिटरेट है मगर वो बिल्कुल इलिटरेट है। तो उसकी लिटरेसी लेवल मतलब वो कितना पढ़ा लिखा है, क्या काम कर रहा है, इस पे डिपेंड करता है। एंड देन इनकम, अब वो जो काम कर रहा है उससे उसकी इनकम कितनी आ रही। फीमेल वाला हमने पहले एज ग्रुप चेंज किया, फिर फीमेल मेल किया, उसके बाद हमने देखा वो कितने पढ़े लिखे हैं। अब जो पढ़े लिखे हैं उनमें से कितने लोग कितनी इनकम है, 20,000 अबव 20,000, 30,000 अबव 30,000, 50,000 अबव 50,000, पूरी एक लिस्ट बनाई जाती है। एंड देन हेल्थ, कमा रहा है सब कुछ, अच्छा चल रहा है सब कुछ, मगर हेल्थ बिल्कुल ही लो है। एक पॉपुलेशन है जो कि अच्छे खासे हेल्दी लोग हैं, अच्छा इनकम है, एजुकेटेड है, मेल फीमेल के ग्रुप सेम है। एक ग्रुप है हमारा दूसरा ग्रुप जो पढ़ाई में भी कम, एक ग्रुप में 10 लोग हैं और दूसरे वाले ग्रुप में 20 लोग हैं, मगर ना वो पढ़े लिखे हैं ना वो हेल्दी हैं, ओबेसिटी है उनके, और बिल्कुल लिटरेट नहीं है वो लोग, और वो लोग कुछ अर्न भी नहीं कर रहे, उनकी इनकम भी अच्छी नहीं है। तो एक अच्छा एजुकेटेड ग्रुप कौन सा हुआ, ग्रुप ए या ग्रुप बी? ग्रुप ए हुआ। तो ऐसी पॉपुलेशन का कोई काम नहीं है, उस पॉपुलेशन का काम है जो कि एजुकेटेड है और हेल्दी है, अर्न कर रहे हैं, जो किसी एटलीस्ट दूसरे नहीं खुद का तो काम कर रहे हैं, खुद की फैमिली का तो कर रहे हैं। फिर उनका ऑक्यूपेशन, कौन सा ऑक्यूपेशन है, बिजनेस है या जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है। तो ये जो डिवाइड करते हैं हम, ये जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। कंपोजिशन क्या होता है, किस चीज को बोलता है कंपोजिशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिशन? कंपोजिशन मतलब जो मिक्सचर है, जो आप मान लो एक खाना, कोई भी खाना या कोई भी फूड या कोई भी वेजिटेबल बना रहे हैं तो इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं अपन, यूट्यूब में कोई वीडियो देखते हैं मम्मा या सिस्टर, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है उनके, वैसे वो कंपोनेंट्स क्या 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 चीजें मिली हुई एक पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन में है, वैसे कितनी चीजों का मिक्सचर, तो उसको डिवाइड करके पता चलता है कि कंपोजिशन क्या है। हमने उसमें क्या क्या लिया, एज, सेक्स, लिटरेसी लेवल, इनकम, हेल्थ एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। एंड देन एज ग्रुप, सेक्स, डिपेंडेंट, यंग, एल्डरली। एक एज ग्रुप है, मान लीजिए 1 to 4 या 1 to 10 लेते हैं, उनमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। अब जो मेल और फीमेल है वो डिपेंडेंट कितने, मैं 11 to 20 का ले लेती हूँ, 11 to 15 तक डिपेंडेंट, 15 to 20 हमारे इंडिया में तो फिर भी जॉइंट फैमिली होती है, सब साथ रहते हैं, मगर वेस्टर्न कंट्रीज में ये चीज नहीं है। एडल्ट होने के बाद आप 17 या 18 ईयर्स के होते हो तो अपने अपने
अलग अलग घर पे अलग अलग इंडिविजुअली रहने लग जाते हो, फैमिली या फैमिली के साथ नहीं रहते हो तो अलग रहने लग जाते हो। तो अब वो डिपेंडेंट कितने, यंग डिपेंडेंट कितने, एल्डरली में कौन हुआ, वो लोग जो थोड़े एज्ड हैं, अबव 40 मान लीजिए, अबव 50 या अबव 60। तो आप देखिए कितनी सारी छोटी छोटी चीजों में डिवाइड करते हैं, तब एक्चुअल में पता चलता है कि उस पॉपुलेशन का, उस कंट्री का जो पॉपुलेशन वो किस बेसिस पे है। अब जैसे अगर हम देखें तो इंडिया में अबव 70 जो पिरामिड बनता है, अबव 70 में मेल कम है और फीमेल ज्यादा है। जापान में आप देखोगे तो नैरो है बॉटम से वो पिरामिड, मतलब बर्थ रेट है वो बहुत लो है, मगर डेथ वाली जो रेट है वो भी लो है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि वहां ज्यादा एज वाली जो रेट है वो भी इंक्रीज्ड है। ठीक है। इंडिया मोर लेबर फोर्स और प्रोडक्टिविटी, इसका रीजन क्या है इंडिया का, क्योंकि बर्थ रेट तो इंक्रीज्ड है ही, यंग वाली जो उनका जो कैटेगरी है उसमें भी हमें कोई भी बीच में से नैरो नहीं है, वो भी ब्रॉड ही है। और फिर हम जब अपने डेथ रेट वाले ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है पिरामिड में, तो उसमें भी लो है, बट मेल वाली जो कैटेगरी है, जो ग्रुप बना हुआ है उसमें कम है, बट फीमेल्स की जो कैटेगरी जो ग्रुप है वो ज्यादा है, मतलब 70-75 के ऊपर फीमेल्स ज्यादा है। मगर मिड में से, सेंटर में से ब्रॉड है। इट मींस कि एडल्ट जो है, जो यंगर एज का जो जितने भी लोग हैं वहां पे सिटीजन है इंडिया के, वो अच्छा खासे पॉपुलेशन में है। इट मींस कि वो लेबर फोर्स हमारे इंडिया का अच्छा है। अगर लेबर फोर्स अच्छा है तो प्रोडक्टिविटी बाय डिफॉल्ट अच्छी ही होती, काम करने वाले लोग ज्यादा होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा ही होगी। ठीक है, सेम ये चीज। अब जापान में क्या है, मोर एज रेट, क्यों, क्योंकि डेथ रेट वहां पे कम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पूरे कंपोजिशन में ये जो पॉपुलेशन पिरामिड है, इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी कंट्री का बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। बहुत क्यों ज्यादा, क्योंकि ये जो पिरामिड है हम इसको बोलते हैं एज सेक्स पिरामिड। आप कौन सी एज, आप किसी कंट्री को कैसे जज करोगे कि वो डेवलप्ड है कि नहीं, क्या वो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, कैसे, क्या वो डेवलप्ड हो रही है। अगर वो डेवलप्ड हो रही है तो इट मींस उसकी जो पॉपुलेशन है वो एजुकेटेड है, वो काम भी कर रही है। तो इन सब का जो कंपोजिशन है, एज सेक्स लिटरेसी, पढ़े लिखे होंगे तो इनकम आएगी, इनकम आएगी, अच्छा खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो ऑक्यूपेशन सेल्फ करें, गवर्नमेंट का प्राइवेट का करें, किसी का भी करें। तो इन सब चीजों को जब मिला के देखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। तो हमारा ये जो चैप्टर है ओवरऑल इसके बाद यहाँ फिनिश हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं चाह रही थी ह्यूमन रिसोर्स के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं वो, और कुछ डेटा, उससे क्या होगा, पूरा लेसन एक बार रिवाइज हो जाएगा 10 या 15 मिनट में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है वो सबसे पहले एक्टिव कब हुआ था, कौन से ईयर में एक्टिव हुआ था, कौन से ईयर में सेट हुआ था, इट मींस, तो वो है हमारा 1985। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कब हुआ था सेट, 1985 में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको वन लाइनर में भी आ सकता है और शॉर्ट आंसर्स में फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकते हैं। एक इंडिया का प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, वो किस लिए है, स्किल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, यूथ के लिए। इंडिया में प्रधानमंत्री कौशल मतलब स्किल विकास योजना डेवलपमेंट। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी, एजुकेशन और करियर के ऑप्शंस दिए जाते हैं। और इसमें क्या है, 2015 से 2020 तक इन्होंने एक गोल बनाया है यूथ के इंप्रूवमेंट के लिए। गोल क्या है, 1 करोड़ इंडियन यूथ
इनको स्किल डेवलपमेंट में जो प्रमोशन इसका प्रमोट करते हैं लोग, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का प्रमोट कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हमारा गोल हो वो हो 1 करोड़ इंडियंस विद इन 2015 टू 2022, ये गोल था इनका। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन से कॉन्टिनेंट की है? बहुत हमें एक बात पता है कि चाइना जो है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में हाईएस्ट है। चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है जो सेकंड नंबर पे है? एशिया। तो हमारा आंसर क्या होगा कॉन्टिनेंट में? कॉन्टिनेंट में एशिया ही होगा हमारा आंसर। एशिया में सबसे हाईएस्ट आ रहे दोनों ही कंट्रीज, चाइना और इंडिया, सब दोनों ही बिलोंग करती है एशिया को ही, तो एशिया ही है वो कॉन्टिनेंट जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेटेड है। नेक्स्ट, इंडिया का जो मैं बता देती हूँ 1.35 करोड़ जो है, अप्रोक्सीमेटली 1.35 करोड़ अप्रोक्स हमारा क्या है? पॉपुलेशन है। अप्रोक्स पॉपुलेशन है हमारा अभी 1.35 करोड़। और वो जो 10 कंट्रीज का मैंने बताया था कि ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें जो 10 कंट्रीज है उनका परसेंट कितना है वर्ल्ड में पॉपुलेशन का? उनका टोटल परसेंट कितना है याद करिए? 60%। 60% किनका है? 10 कंट्रीज, ओनली 10 कंट्रीज। पूरे वर्ल्ड की 10 कंट्रीज में जो है उसमें से 10 कंट्रीज जो है उनकी 60% पॉपुलेशन ही काउंट हो जाती है उन्हीं 10 कंट्रीज के अंदर। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितना है इंडिया का? जो हमने स्क्वायर किलोमीटर में मैंने बताया था पर स्क्वायर किलोमीटर में होता है, तो एवरेज क्या है बच्चों? 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। 382 पर स्क्वायर किलोमीटर कहाँ का? इंडिया का एवरेज डेंसिटी ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड का कितना आएगा? पूरे वर्ल्ड का आएगा 51% पर स्क्वायर किलोमीटर। कितना आ रहा है इसका? 51। इंडिया का 382। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं, सबसे लेस पॉपुलेशन कहां पे होगी? सबसे कम कहां पे लोग रहना पसंद करेंगे? वहां जहां पानी नहीं होगा। पानी कहां नहीं मिलेगा हमें? डेजर्ट एरिया में। आप ये भी सोचेंगे हिल्स या माउंटेन में भी नहीं हो सकता, मगर क्या होता है डेजर्ट एरिया में बिल्कुल ही रहने लायक वो जगह नहीं है। हिल्स या माउंटेन में कैसे तैसे लोग सरवाइव कर लेते हैं, डेजर्ट में बिना पानी के नहीं कर सकते। तो नंबर 1 आप ये ऑप्शन है हमारे पास, नंबर 1 तो आप डेजर्ट करेंगे, सेकंड में आप माउंटेन भी रख सकते हैं। हाई बर्थ रेट, सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ बर्थ रेट जो है कहाँ पैदा हो रहे हैं? कौन सी कंट्री में? केन्या। याद रखेंगे हम केन्या में होते हैं। केन्या का जो पिरामिड है वो कैसा है? केन्या का पिरामिड में मैं बता देती हूँ, ऐसा क्यों है केन्या का पिरामिड? इसका रीजन है बर्थ रेट तो बिल्कुल हाई है, मगर उतने ही क्यों? क्योंकि वहां पे फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, और उनके फूड जो सप्लाई है वो भी बहुत लो है, अच्छा खाना नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो क्या हो रहा है, बच्चे तो हो रहे हैं, बर्थ है उनका, तो पैदा हो रहे हैं बच्चे, मगर जैसे जैसे एज बढ़ रही है बच्चों में क्या हो रही है? गिनती में कमी आती जा रही है, और लास्ट में क्या हो रहा है? बिल्कुल कम हो रहे हैं। बर्थ रेट बहुत हाई है, सबसे हाईएस्ट बर्थ रेट ही केन्या की है, मगर क्या होता है बिकॉज फैसिलिटीज नहीं है प्रॉपर, तो वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और फिर बिल्कुल आप पीक पे आप जब देखेंगे तो बहुत ही वो नैरो हो जाती है। ओके, एंड देन पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, पूरी सोसाइटी का पोटेंशियल रिसोर्स कौन सा है? ईच ह्यूमन इज द पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, ईच एंड एवरी ह्यूमन, तभी तो हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, है ना। ईच ह्यूमन इज पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ सोसाइटी। बर्थ रेट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करेंगे हम बर्थ रेट? लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, लाइव बर्थ पर 1000 पीपल, कितना? 1000 लोगों में पर 1000 में कितनी लाइव बर्थ हो रहे हैं, कितनों का जन्म हो रहा है। डेथ रेट सेम है, लाइव नहीं बोलते हम उसको, पर नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल,
नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पीपल। नेक्स्ट, केन्या का पिरामिड समझ में आ गया। जापान का पिरामिड कैसा था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जापान का पिरामिड। वो क्या है, बेस तो नैरो है, इट मींस बर्थ रेट थोड़ी कम है, लो है, मगर वर्क वाले जो वर्क जो कर सकते हैं ना, वर्क फोर्स है उसका, वो बहुत हाई है। देखो नैरो है बॉटम, यहां बता दो बॉटम नैरो है क्योंकि बर्थ रेट कम है, मगर वर्क फोर्स कैसा है, हाई है। यहां लोग स्टेबल है, फैसिलिटीज है, और वो ये वाली जगह हमारी यहां नैरो है मगर यहां नैरो नहीं है। मगर वापस ऊपर आते आते क्या हो रहा है, ओल्ड एज है वो फ्यू है, कम है। मगर क्या होगा उसका अभी तो पता नहीं चल रहा, मगर फ्यूचर में क्या होगा इससे, आप बर्थ ही जब इतना नैरो है तो वो जैसे जैसे एज होगी, जैसे जैसे ईयर और आने वाले जो फ्यूचर वाले ईयर्स हैं उसमें वापस नैरो ही हो जाएगा। अभी तो उनके पास वर्कफोर्स बहुत अच्छी है, मगर आपका बर्थ रेट ही कम है, तो बाद में वर्कफोर्स भी कम ही हो जाएगा ना। ये रीजन अभी तो पता नहीं चल रहा, बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट, कल्चरल में कौन सा पॉपुलेशन हाईएस्ट है? 2 सिटीज का मैंने नाम बताया था, वेटिकन और इंडिया में देखेंगे तो बनारस। वेटिकन सिटी और बनारस हमारी कल्चरली डेवलपमेंट या कल्चरली पॉपुलेटेड कौन सी है, ये दो सिटीज हैं हमारी। इंडिया का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में कौन सी सिटी में, कौन सी सिटी याद करिए, कौन सा स्टेट, कौन सी सिटी? मैंने दोनों बताया था, महाराष्ट्र में मुंबई सबसे ज्यादा हाईली पॉपुलेटेड है, मुंबई। तो ये पूरा चैप्टर हमारे यहाँ फिनिश होता है। मैंने एमसीक्यूज भी बता दिए आपको, शॉर्ट आंसर्स भी बता दिए जो इंपॉर्टेंट है ओवरऑल। ठीक है, नेक्स्ट हम जो चैप्टर है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आती हूँ।